नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा ब्लड। आज उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोट्स जो आपके सामने है। यदि आपको अपने लक्ष्य में सफल होना है तो लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको मेहनत उतनी ही शिद्दत से करनी चाहिए जिससे आपको अपना लक्ष्य एक सीमित समय पर प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र और रुधिर ब्लड के बारे में। देखिए दोस्तों, साइंस के अंदर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का ब्लड। और क्या है इसके बारे में, क्या हमें पढ़ना है, देखिए। वास्तव में इस ब्लड को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में आना चाहिए। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? यदि हमारे शरीर के अंदर एक इस प्रकार का तंत्र पाया जाता है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि आवश्यक जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो फूड एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सभी को हमारे शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की व्यवस्था हमारे शरीर में होती है। और इस तंत्र को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यदि नहीं होता तो हमारे शरीर के अंदर आवश्यक जो तत्व है उनका हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं तक उनको नहीं पहुंचा सकते। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण तंत्र है और ये हम सभी के लिए, इसके अंदर होता क्या है वास्तव में, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये परिसंचरण तंत्र वास्तव में होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और किसके अंदर कौन सा प्रकार पाया जाता है, उसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र। पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके सामने खुले परिसंचरण तंत्र की। तो खुला परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हो? खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब है क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको ये एक इमेज दिखाई गई है। इसमें क्या होगा कि जो आपका हार्ट होगा, जो आपका हृदय होता है, वो रुधिर को सीधे ही किसी बॉडी के अंदर, किसी शरीर के अंदर या किसी कैविटी के अंदर डायरेक्ट भेज देता है। ऐसे जीवों के अंदर जहां खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वहां हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर रुधिर कणिकाएं या जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जैसे धमनी है, सिरा है, नलिका नुमा संरचना आप इनको बोल सकते हो, वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। एक्चुअली इनके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ कुछ साइनस होते हैं। साइनस का मीन्स बच्चों गैप। यहाँ कुछ यह रिक्त स्थान आपको दिखाई देंगे, कुछ गैप यहाँ पाए जाते हैं और इन गैप के माध्यम से ही ब्लड को इस पूरी कैविटी के अंदर, इस पूरी गुहा या बोल सकते हो आप पूरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। देखो यहाँ ये पूरा एक सिस्टम डेवलप है, यहाँ बीच बीच में यहाँ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये हार्ट नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, ये ब्लड को डायरेक्ट देखो यहाँ ये पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर एक साथ क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ ये पूरा एक साथ फैला हुआ होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए किसान जो होता है जब अपने खेतों के अंदर पानी डालता है तो एक तरीका तो होता है कि वो खेतों के अंदर छोटी छोटी क्या बना दे, क्यारियां बना दे, छोटे छोटे गैप बना दे। लेकिन वहां गैप नहीं बना करके यदि एक साथ पूरे खेत में पानी भर दिया जाए तो सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है कि यहाँ जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, वो एक साथ इस कीट के, इस इंसेक्ट जो है, जो भी ये कीड़ा है, इसके अंदर पूरा का पूरा फैला हुआ होता है। मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसी कीट का है, किसी इंसेक्ट का है, क्योंकि इनके अंतर्गत हीमोसील गुहा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ होता है। तो दोस्तों जो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। और यदि मनुष्यों के अंदर पाया जा रहा है, ह्यूमंस के अंदर यदि ये प्रेजेंट है, तो यहाँ एक्चुअली होगा क्या, यहाँ नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाएंगी या नलिका युक्त संरचनाएं होती है, जैसे धमनी है, सिरा है, आर्टरीज और बीन्स यहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ होता क्या है, ये आपका जो हार्ट होता है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, रुधिर को पंप करने का कार्य करता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक
क्या करता है, इस रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस रुधिर को लेके कौन जाएगा, जब ब्लड को पंप किया जाएगा हार्ट के द्वारा, तो इस रुधिर को ले जाने का कार्य कौन करेंगी, वो नलिका युक्त जो संरचनाएं हैं, जो धमनी और जो शिराएं हैं, वो इस ब्लड को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएंगी। तो दोस्तों यही इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कोई भी नलिका युक्त संरचना नहीं होती है, क्योंकि सीधा ही एक ब्लड कैविटी जो होती है, जो आपका रुधिर जो होता है, वो एक कैविटी पाई जाती है, गुफानुमा संरचना होती है, जिसे हम बॉडी या शरीर बोलते हैं उस कीट का, उनके अंदर ये पाया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वास्तव में क्या खुला परिसंचरण तंत्र होता है और क्या बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की नलिका युक्त संरचना नहीं होती है, जबकि जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर, जहां हम लोग इनके बारे में खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्या है देखिए, अब आपके सामने खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों हैं, इनका हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो देखो इसके अंदर अब आपको याद कैसे रखना है, क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, 3 एरो लगाए हैं, तो यह तीनों एरो के अकॉर्डिंग हमें समझना है। देखो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जिनके अंदर भी पाया जाएगा, अभी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, तो इनके अंदर भी हृदय होता है, हार्ट होता है। और इधर बंद परिसंचरण तंत्र जिन जीवों के अंदर पाया जाएगा, उनमें भी क्या होता है, हृदय होता है। दूसरी बात, यहाँ यदि हम बात करते हैं तो ऐसे और जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उनके अंदर भी ब्लड होगा, और जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, उनके अंदर भी क्या होगा, रुधिर होगा, ब्लड होगा। तीसरी बात यदि हम यहाँ करते हैं तो बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की नलिका युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। यहाँ कोई भी नलिका युक्त संरचना नहीं होगी, यहाँ किसी भी प्रकार की नलिका युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। तो इसके स्थान पर क्या पाया जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ नोट करके लिख लेना आप इसे, क्या कि यहाँ जो पाया जाएगा उसका नाम होता है हीमोसील गुहा या हीमोसील कैविटी। यहाँ जो पाया जाता है दोस्तों उसका नाम होता है हीमोसील कैविटी, यहाँ पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं हीमोसील गुहा। और ये हीमोसील गुहा क्या है, एक तरीके से पूरी एक बॉडी एक संरचना होती है जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, तो हीमोसील गुहा इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है। अब इधर आइए, इधर नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। यदि सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज है तो यहाँ नलिका युक्त जो संरचनाएं होती हैं ये पाई जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है, संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये पाई जाती है तो कौन कौन सी होती है, जैसे यहाँ आपको याद रखना है, जैसे कि उदाहरण यदि आप बोलोगे तो धमनी, आर्टरी और क्या होती है, बीन्स, शिराएं होती हैं। तो धमनी और शिरा की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि काफी बार आपके पेपर में पूछ लेता है कि बताइए, आपको ऑप्शंस दे देगा कि बताइए इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जितने भी आपके ऑर्थोपोडा जो संघ होता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि इसके तो आपको पता होता है लेकिन इसके पता नहीं होते जल्दी से। तो ऑर्थोपोडा जो संघ होता है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितना भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी छोटे कीट जो होते हैं, ये जो छोटे कीट या इनको आप कीड़े बोल देते हो सामान्य भाषा में, तो ये ध्यान रखना, जो कीट होते हैं इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब सामान्यतः ये कीट जो होते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। जो कीट होते हैं इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो इनका जो रुधिर जो होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो कीट होते हैं इनके रुधिर का रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो रुधिर का रंग नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ आप बोल सकते हो कि इसके अंदर रुधिर तो होता है लेकिन कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्थोपोडा संघ हो गया, इसके अलावा आप बोल सकते हो एनिलिडा वगैरह भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये सभी किसके अंदर है, खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ह्यूमन है, मनुष्य है, ठीक है। तो इसमें आप मनुष्य का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ह्यूमंस का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका
बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण तंत्र। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे कि वास्तव में इस ब्लड के अंदर अभी हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को जो डिफाइन किया है कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर में कार्य करेगा, किस प्रकार से हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले बिंदु की ओर और अगला टॉपिक आपके सामने है क्या, देखिए अब हम लोग यहाँ प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लाज्मा को समझने से पहले हम रुधिर का संगठन देखेंगे। तो देखिए रुधिर का संगठन आपके सामने है दोस्तों क्या कि वास्तव में यदि रुधिर के संगठन की हम लोग बात करते हैं, ब्लड के कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो क्या होगा ब्लड का कंपोजिशन। इधर देखिए ये ब्लड का कंपोजिशन जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रुधिर का संगठन। तो दोस्तों रुधिर के संगठन की यदि हम बात करते हैं तो देखो ये आपका लिख दिया मैंने ब्लड, और इस ब्लड की यदि हम क्लासिफाई करते हैं, यदि इस ब्लड को हम दो भागों के अंदर बांट दें तो एक ब्लड के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। रुधिर कणिकाएं भी यहाँ पाई जाती हैं। तो दो भाग आपको याद रखने, एक तो प्लाज्मा है और एक रुधिर कणिकाएं हैं। यदि हम प्लाज्मा की बात करते हैं दोस्तों तो इस प्लाज्मा के अंदर भी क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में वास्तव में होता क्या है। इस प्लाज्मा के अंदर तीन पार्ट्स में यहाँ कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक तो जो मोस्टली सर्वाधिक जो होता है वो तो होता है वाटर, जल पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। दूसरी बात यहाँ कार्बनिक लवण, दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक लवण बोल दो, और अकार्बनिक लवण। तीन भाग हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं किसका, प्लाज्मा का। अकार्बनिक लवण यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। यदि जल, कार्बनिक लवण और अकार्बनिक लवण प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जबकि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इस रुधिर कणिका के अंदर भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग आपको याद रखने हैं। तीन भाग यहाँ होते हैं। एक का नाम होता है दोस्तों क्या, आरबीसी, एक का होता है डब्ल्यूबीसी और एक का होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। इनको हिंदी में अभी हम समझाएंगे, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इनको आसानी से पूरे डिटेल्स के अंदर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में भी सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक मात्रा में जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन होती है, वो आपकी आरबीसी होती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अभी मैं इनकी मात्रा की भी बात करूंगा कि प्लाज्मा में कौन कितनी मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम है जो आपको याद करना है और आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ने के बजाय यदि डायग्राम्स को याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये डायग्राम रहेंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो दोस्तों आइए अब ब्लड का कंपोजिशन मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला नंबर पे मैंने बताया प्लाज्मा होता है और दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब आपको बात क्या याद रखनी है, एक बात और समझ लीजिए यहाँ कि जो प्लाज्मा होता है इसकी लगभग 55% क्या होता है प्लाज्मा, हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 55% प्लाज्मा होता है और 45% में क्या होती हैं, आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। अब प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के बाद हमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। क्या, देखिए तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर जैसे हम लोगों ने बताया था, आपको मैंने वो जो डायग्राम समझाया था उसमें लिखाया था कि प्लाज्मा में एक तो जल होता है, कार्बनिक लवण और अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अब इसको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य बातें पहले समझा देता हूं। क्या, देखिए इस प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, पहला क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। प्लाज्मा के अंदर जो जल होता है दोस्तों, ये जल जो होता है इसकी जो मात्रा होती है वो 90 से 92% के बीच में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 90 से 92% के बीच में कौन होता है, जल होता है। दूसरी बात आपको यहाँ याद रखनी है, जल के साथ साथ मैंने आपको कार्बनिक और अकार्बनिक लवण बताया था। तो यहाँ इस हमको दोनों को यदि एक साथ मैं लिख रहा हूं, यहाँ कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण, कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण, तो यदि इनकी मात्रा की हम बात करते हैं तो आपको मालूम है ये प्लाज्मा खुद 55% था, लेकिन इसके अंदर 100% की मात्रा के अंदर 90 से 92% जल होता है। और कार्बनिक और अकार्बनिक लवण की यदि बात करते हैं तो यहाँ देखो, यदि हम बात करें तो 10 से या 8 से 10% के बीच में कौन होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक लवण। और यहाँ आप बोल भी सकते हो, यहाँ खनिज मिनरल्स के बारे में भी यहाँ आपको याद रखना है, खनिज भी यहाँ हो सकते हैं। तो ये तो हुआ प्लाज्मा।
अब प्लाज्मा के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए ये जो प्लाज्मा होता है इसका रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखना ये हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का जो रंग होता है ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला। दूसरी बात, यदि ये हल्का पीला है, एक ये गाढ़ा भी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक तरीके से ये थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है। तो ये हल्का पीला, गाढ़ा और बेस मतलब एक क्षारीय रूप में पाया जाता है, क्षारीय द्रव होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखो कितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पढ़ी। मात्रा को आपको याद रखना पड़ेगा। जल 90 से 92%, कार्बनिक और अकार्बनिक लवण 8 से 10%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, ये गाढ़ा होता है और एक क्षारीय द्रव की तरह ये कार्य करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लाज्मा जो होता है इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के प्रोटीन दोस्तों आपको ट्रिक याद रखनी है। AGF क्या याद रखना है, AGF के नाम से आपको याद रखना है। AGF का मतलब यहाँ A का मीन्स होता है एल्ब्यूमिन, G का मतलब होता है ग्लोब्यूमिन और F का मीन्स होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रोनोजन बोल दीजिए या फाइब्रिनोजन बोल दीजिए। ये तीनों प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती हैं। अब हम इन प्रोटीन्स के बारे में और इनके क्या कार्य होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इधर प्लाज्मा में 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब इन 3 प्रोटीन्स की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन सी होती है। एक का नाम होता है दोस्तों एल्ब्यूमिन, क्या नाम होता है, एल्ब्यूमिन। एक का नाम ग्लोब्यूमिन और एक का नाम होता है फाइब्रिनोजन। तीनों नाम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इधर देखिए, तो इसको आप शॉर्ट में हम लोगों ने लिखा A, इसको लिखा G और इसको लिखा F। तो हम लोगों की ट्रिक क्या बन जाएगी, A, G और F। ऐसे याद रखना AGF कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, AGF पाया जाता है। AGF मतलब प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रो या फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन जो होती है इसको प्रोथ्रोम्बिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहां आपको याद रखना है वो ये है कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली जो आपकी जो प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, इसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यह है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड। मान लीजिए आपके चोट लग गई, कहीं आप गिर गए और आपके मान लीजिए ब्लड निकलना, मान लो इस उंगली पे आप कोई सब्जी काट रहे थे और सब्जी काटते हुए मान लीजिए आपकी उंगली पर हल्का सा उस चाकू की धार से क्या हो गया, कट लग गया, तो आपका ब्लड निकलना चालू कर देता है। अब होता क्या है, यदि बहुत कम कटा है तो वैसे ही थोड़ी देर बाद वो ब्लड धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुकना प्रारंभ कर देता है। तो जो वो ब्लड रुकने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं आपका प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है, क्योंकि यही हमारे ब्लड का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास बचा एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर करती क्या है, इसका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर खनिज जो मिनरल्स होते हैं उनका संतुलन, उनकी बैलेंसी बनाए रखना। तो ध्यान रखना ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। खनिज संतुलन का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, खनिज संतुलन का कार्य आपकी करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब आपका बचा क्या, ग्लोब्यूमिन या ग्लोब्यूमिन आप इसको बोलते हो। इसका कार्य होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना या प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करना। तो ध्यान रखना इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, यह हमारी प्रतिरक्षा को विकसित करती है, प्रतिरक्षा को विकसित करती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला खनिज संतुलन बनाए रखती है, दूसरा प्रतिरक्षा को विकसित करती है और तीसरा रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करती है। तो ये तीनों प्रोटीनों के क्या हो गए, आपके कार्य और उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन प्रोटीन्स को याद रख सकते हो। इनके कार्य जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। प्लाज्मा के बाद अब हम रुधिर कणिकाओं की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रुधिर कणिकाओं की ओर, ब्लड वेसल्स की ओर। क्या है ये ब्लड वेसल्स, देखिए अब आपके सामने जो टॉपिक है दोस्तों क्या है। तो दोस्तों अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में। अब वास्तव में रुधिर कणिकाएं जो होती है वो लाल रुधिर कणिका, एक होती है आपकी WBC सफेद, या आप उनको बोल सकते हो व्हाइट ब्लड सेल, सफेद या श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरे नंबर पे आपकी हम बात करने वाले प्लेटलेट्स की। अभी हम यहाँ डिटेल से इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। पहला आपके सामने क्या है, RBC है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ।
जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन पढ़ी थी, AGF, एल्ब्यूमिन थी, ग्लोब्यूमिन थी और फाइब्रोनोजन थी। उसके अंदर मैंने आपको सभी के कार्य बताए थे। एक क्वेश्चन और वहां बच गया था, वो क्वेश्चन ये था कि जो आपकी ये जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है या जो आपके अलग अलग कार्य प्रोटीन के किए जाते हैं, तो वहां एक क्वेश्चन ये था दोस्तों कि प्लाज्मा के अंदर एक सीरम नाम से या रुधिर सीरम क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लड सीरम क्या होता है। ध्यान से सुनना, ब्लड सीरम क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। रुधिर सीरम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रुधिर सीरम, अब एक्चुअली ये क्या होता है, यदि आप प्लाज्मा में से या ब्लड में से, प्लाज्मा में से यदि हम लोग फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन जो आपकी प्रोटीन थी, यदि उसको हटा देते हैं, किसमें से, वापस सुन लीजिए दोस्तों, यदि हम लोग प्लाज्मा या रुधिर में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को या रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो शेष भाग आपके पास बचता है उस शेष भाग का नाम होता है ब्लड सीरम या रुधिर सीरम के नाम से उसको जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरे दिमाग से, अभी ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको इसके बारे में भी समझाया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स की ओर। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, ये आपका ब्लड सीरम वो कंप्लीट हो चुका है इधर। तब इधर देखिए वापस से, अब ये जो RBC है इसके अंदर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको इसके 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो RBC तो खुद होता ही है, लाल रुधिर कणिकाएं भी आप इसको बोलते हो। कहीं लिखा हुआ होता है काफी बार इसकी जगह रक्ताणु, क्या लिखा हुआ होता है, रक्ताणु आपको मिलेगा। काफी जगह इसकी जगह लिखा मिलता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट, क्या मिलता है, इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट के नाम से ये खूब पेपर के अंदर आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसको हम लोग रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि RBC जो होता है, इस RBC का जीवन काल कितना होता है। तो बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। RBC का लाइफ टाइम पूछा जाता है, जीवन काल आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है 120 डेज। कितना होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि जो RBC होती है, इस RBC का निर्माण कहां होता है। तो इसका निर्माण की यदि हम लोग बात करते हैं, इसके जो प्रोसेस जो होता है जहां ये बनती है, तो यहाँ 2 प्रकार से आपको याद करना है इसको कि यदि अडल्ट की बात करेगा, यदि वयस्क की बात करेगा, अडल्ट पर्सन की यदि बात करेगा, तो आपको आंसर करना है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो के अंदर ये बनती है। लाल अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। दूसरी बात, यदि बात करेंगे हम बच्चों के लिए, यदि हम चाइल्ड की बात करते हैं, तो बच्चों की यदि बात करें दोस्तों, तो बच्चों के अंदर जो RBC का निर्माण होता है वो कहाँ होगा। यहाँ बच्चों की बात नहीं करके यदि भ्रूण की बात करें कि जो भ्रूण जो होता है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 3 महीने से जो पहले की जो अवस्था होती है उसको हम भ्रूण बोलते हैं, बाद में वो किसमें, फेटस, गर्भ के अंदर बदल जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बच्चों के अंदर या भ्रूण के अंदर यदि बात करें तो ये लीवर में इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है, लीवर में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला बात है कि जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। दूसरा, इसका निर्माण बच्चों में पूछेगा तो लाल अस्थि मज्जा में, या चाइल्ड की बात करेगा तो लीवर के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, लीवर, या आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, या भ्रूण भी मैं लिख देता हूं, भ्रूण, ये दोनों की बात आपको याद रखनी है। बच्चा, मैं बहुत बड़े बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बच्चा जन्म लेता है ना उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके अंदर लीवर या स्प्लीन भी बोल देते हैं, पीलिया के अंदर किसका निर्माण होता है, RBC का निर्माण होता है। अब हम लोग और बात करते हैं, यदि आपसे अगला क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो उसका क्वेश्चन बनता है आपकी संख्या से कि RBC की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना, RBC की जो संख्या होती है, तो संख्या के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है लगभग 50 से 55 लाख। कितना, 50 से 55 लाख पर mm³, मतलब इतने आयतन के अंदर ये हमारे शरीर में पाई जाती है। 50 से 55 लाख प्रति mm³ के अंदर ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, या आप इसको बोल सकते हो 5 से 5 मिलियन प्रति mm³ हमारे शरीर के अंदर ये उपस्थित होती है। तो बच्चों ये आपके सामान्य पॉइंट है। अब इनके अलावा कुछ डिटेल पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं।
कि आरबीसी का जब निर्माण होता है तो इस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से रखना या ध्यान से सुनना इस बात को कि आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस होता है, इसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। अब यदि ये बात आपको समझ में आई तो काफी बार इस एरिथ्रोपोइसिस की जगह हीमोपोइसिस भी लिखा हुआ होता है, तो आपको गलत नहीं करना। क्या लिखा रहता है इसकी जगह? हीमोपोइसिस भी लिखा रहता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है या हीमोपोइसिस कहलाती है। और भी बिंदु आपके सामने है दोस्तों, क्या क्या देखिए इधर, इनको साफ कर देते हैं एक बार, फिर नए बिंदुओं की ओर चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि यदि हम लोग किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट पर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो आपके अंदर या आपके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर, आरबीसी की संख्या हाइट ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है, ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है, ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब आरबीसी की संख्या यदि बढ़ रही है तो मान लो बच्चों, यदि ऊंचाई पर, यही तो कारण है कि जो पहाड़ों पर जो व्यक्ति रहते हैं, जो पहाड़ों पर या जो ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहते हैं, तो उनका जो शरीर का जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं अधिक गहरा होता है, लाल होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि उनके अंदर आरबीसी की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, तो आरबीसी की संख्या में कमी होने पर, आरबीसी की संख्या में कमी होने पर, आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एक रोग हो जाता है, एक डिजीज से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों एनीमिया या रक्त अल्पता। ये ध्यान रखना। तो आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया या इसे रक्त अल्पता कहा जाता है, खून की कमी हो जाना, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। तो आरबीसी की संख्या में कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है या रक्त अल्पता हो जाती है। अब दोस्तों एक बात और मैं यहां आपको सिखा देता हूं कि आरबीसी जो होता है, इसकी जो साइज या इसका जो आकार होता है, आरबीसी का आकार लगभग 7 माइक्रोन होता है या 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। काफी जगह इसको हम लोग माइक्रोन भी बोल देते हैं और काफी बार इसको माइक्रोमीटर भी बोल देते हैं। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो 7 माइक्रोमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। और क्या क्या याद रखना है यहाँ, और सुनिए, आरबीसी जो होती है सामान्यतः उसके अंदर केंद्रक, यदि हम लोग मनुष्यों की बात करते हैं तो आरबीसी, हमारे अंदर जो आरबीसी होगी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, सामान्य रूप में यदि पूछे आप लोगों से क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ध्यान रखना आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला, यदि आरबीसी के बारे में ये पूछे कि इसमें कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पूछ लेगा कि बताइए लामा और जो ऊंट, जो जानवर होते हैं, एनिमल जो होते हैं, क्या इनमें केंद्रक या इनकी जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है? तो आपको याद रखना है यस, जो ऊंट और लामा ये क्या है? अपवाद। अपवाद के रूप में यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन है अपवाद के रूप में? आपको याद रखना है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा जो होते हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा जो होते हैं इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तीसरी बात और सुनो दोस्तों, एक नेक्स्ट बात आप सुन सकते हो यहाँ क्या, कि जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में मैंने लिखा है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ये किसकी आरबीसी होती है? मैमल्स की। ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर? स्तनधारी आते हैं। कौन आते हैं? स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में
केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अब बात के रूप में आपको ऊंट और लामा, ये दोनों क्या है, ये जानवर है। ऊंट को तो आप सब जानते हो, कैमल को तो। ये जो लामा होता है ये भेड़ सीप की तरह दिखाई देता है, ज्यादा इसकी हाइट नहीं होती है, भेड़ से थोड़ा सा ऊंचा होता है और बिल्कुल जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो ऐसे प्रदेशों में पाया जाता है जहां ठंड अधिक रहती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लामा। ठीक है, अब और सुनिए, अगले कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनके बारे में और आपको याद रखना है। क्या अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? यदि हम लोग बात करें सबसे बड़ी आरबीसी, यदि विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी यदि हम बात करते हैं तो एक उभयचर होता है जिसका नाम होता है एम्फियूमा। एक एम्फियूमा नाम का उभयचर होता है, एम्फियूमा नाम का एक उभयचर पाया जाता है। एम्फियूमा नाम का एक एम्फीबियन एक उभयचर होता है दोस्तों, और इस उभयचर की जो आरबीसी होती है ये विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी है। आरबीसी क्या होती है इसकी? विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी है। यदि हम स्तनधारियों में मैमल्स की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो हाथियों में, यदि हम लोग स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारियों में जो आरबीसी सबसे बड़ी जो होती है ये किसकी होती है? हाथी की होती है। और यदि हम लोग सबसे छोटी आरबीसी की बात करते हैं, सबसे छोटी जो आरबीसी पाई जाती है, सबसे छोटी जो आरबीसी पाई जाती है, ये सबसे छोटी जो आरबीसी होती है ये किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तीनों पॉइंट्स। यदि विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी यदि एम्फीबियन के नाम से पूछता है, उभयचर की यदि बात करता है तो किस पे होती है? एम्फियूमा नामक उभयचर की होती है। दूसरा, यदि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी पूछता है तो हाथी की होती है, और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मृग की होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब सुनिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। क्या, इधर देखिए, ये जो आरबीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आरबीसी में आपको और क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों? अफ्रीका के अंदर एक प्रजाति पाई जाती है, कहा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ इस अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है बाडू प्रजाति। अफ्रीका में एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है बाडू प्रजाति। दोस्तों ये बाडू प्रजाति जो है, और अफ्रीका के अंदर जो खदानों में जो काम करते हैं, जो खदानों में काम करने वाले लोग या मजदूर हैं, बाडू प्रजाति, और खदानों में, अफ्रीका की बात हो रही है ना, अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ जो खदानों में काम करने वाले जो लोग हैं, खदानों में काम करने वाले जो लोग हैं, खदानों में काम करने वाले जो लोग हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। अब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर या अफ्रीका में बाडू प्रजाति पाई जाती है, तथा वहां जो खदानों में, जो खानों में जो काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, ये लोहे के पात्रों में क्या करते हैं? कोई भी खाना वगैरह है या पानी वगैरह है उसको पीते हैं। तो ध्यान से सुनना, रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग लोहे के पात्रों में खाना खाते हैं, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, या कोई भी लिक्विड जो है उसको लेते हैं, खाना खाते हैं। तो इससे क्या होगा? तो ऐसे खाना खाने से या लोहे के पात्रों में खाना खाने से इन लोगों के शरीर में अधिक मात्रा में क्या होता है? लोहे कण पाया जाता है, या लोहे के कण पहुंच जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? लोहे के कण पहुंच जाते हैं तो इसके अंदर लोहे की अधिकता या लोहे कण जो है उनकी अधिकता हो जाती है। ठीक है, अगली बात सुनो। अभी आरबीसी है, मैंने कहा कि आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन के बाद ये जो आरबीसी बनी थी वो कहीं ना कहीं मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। इसके बाद नई आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। यदि आरबीसी के अंदर नया आरबीसी बन रहा है तो वो पहले वाली आरबीसी कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों जो पहली वाली जो आरबीसी है उसको हमारा जो पीलिया जो होता है, जिसे हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, ये उनको नष्ट कर देता है, उनको खा जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये किसको कहा जाता है? ये पीलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीलिया या स्प्लीन, इसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां से इसको साथ ही साथ कब्रिस्तान के, अब एक क्वेश्चन और सुन लो, ये जो आरबीसी, जो नई आरबीसी बन रही है, ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन इनको बनाने का कार्य, क्वेश्चन ये आता है कि ये इकट्ठी कहां होती है बनने के बाद? तो आरबीसी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक
ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, स्प्लीन ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है स्प्लीन या पीलिया को कहा जाता है। इसको तिल्ली स्प्लीन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, ये सभी पॉइंट आपके आरबीसी या रेड ब्लड सेल से क्या है, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था, जैसे अफ्रीका में बारू प्रजाति लोहे के पात्रों में खाना खाते हैं, इसलिए इनके शरीर में अधिक मात्रा में क्या चला जाता है, लोहे कण चले जाते हैं। अब एक बात और सुनो, यदि मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन समझाऊं क्या दोस्तों, कि ये आरबीसी जो होती है जिसे हम लोग बार बार में रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं कह रहे हैं, तो ये आरबीसी, अब एक रोग होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो ध्यान से सुनो, अब इस आरबीसी के कारण क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब ये वास्तव में रोग क्या है, सिकल सेल एनीमिया रोग के अंदर हमारी जो ये आरबीसी है इसका जो आकार होता है ये हसियानुमा हो जाता है। तो पेपर में ये पूछता है कि किस रोग में आरबीसी का आकार हसियानुमा, वास्तव में आरबीसी ऐसे इस प्रकार के रूप में होती है, इस प्रकार के, लेकिन जब ये रोग होता है सिकल सेल एनीमिया जब रोग होता है तो इस रोग के अंदर क्या होता है, इस आपकी जो आरबीसी है इसका आकार हल्का सा ऐसा हो जाता है, हसिया जैसा हो जाता है, इस प्रकार से ही इस आकार में बदल जाती है। इसलिए पेपर में पूछता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, या किस रोग में आरबीसी का आकार हसियाकार जैसा हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका, हिंदी में इसको ये बोला जाता है, हिंदी में इसको दात्र कोशिका रक्तअल्पता, दात्र कोशिका रक्तअल्पता, क्योंकि एक इस प्रकार की एक संरचना आती है, आपने देखी होगी मार्केट के अंदर लोहे नुमा इस प्रकार की एक संरचना आती है, इसको सामान्य भाषा में दांतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांतली, काटने की आती है, तो उसकी तरह ये दिखाई देती है। इसका नाम क्या बन गया, दांत्र कोशिका। दांत्र कोशिका रक्तअल्पता इस रोग को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा सारा का सारा कंप्लीट एक आपका आरबीसी, क्योंकि अफ्रीका में ये वाला रोग भी सिडेरोसिस कहलाता है। वैसे तो ये बात आपको याद रखनी है, एक सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो ये बात पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिलती है, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को एज इट इज मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, डब्ल्यूबीसी की ओर। आरबीसी के बारे में हम लोगों ने सभी पॉइंट्स पे चर्चा की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो देखिए अब हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ये जो व्हाइट ब्लड जो सेल्स है, जैसे हम लोगों ने आरबीसी को डिस्कस किया उसी प्रकार हम लोग यहाँ डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा भी इसके कुछ और नाम होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और दूसरी बात, इसका एक नाम होता है दोस्तों श्वेताणु। क्या नाम होता है, श्वेताणु। इसके अलावा इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बायोलॉजी के इन नामों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ज्यादातर आपको जो नाम मिलते हैं वो इंग्लिश वाले ही मिलते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ल्यूकोसाइट क्या है, श्वेताणु क्या है और श्वेत रुधिर कणिका क्या है, ये तीनों ही डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को डिनोट करते हैं। अब अगली बात सुनिए, ये जो व्हाइट ब्लड जो सेल है डब्ल्यूबीसी, पहला बात तो ये कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है, इनकी जो संख्या है हमारे शरीर में, ये लगभग आप बोल सकते हो 6000 से 10,000 प्रति mm³ होती है। दोस्तों काफी जगह इसके बारे में 5 से 8,000 भी लिखा हुआ होता है, तो गलत नहीं है ना। कुछ बुक कहती है कि 5,000 से 8,000 के बीच में भी होती है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। 6,000 से 10,000 प्रति mm³ और 5,000 से 8,000 प्रति mm³ के बीच में होती है। अगली बात सुनो, ये जो डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका निर्माण स्थल की बात करें हम लोग, इनका निर्माण स्थल कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण स्थल होता है वो पीली अस्थि मज्जा, ये ध्यान रखना है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा इसको भी लाल अस्थि मज्जा कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता।
ये पीली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, पीली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। या आप बोल सकते हो एक हमारे शरीर में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। उस थाइमस ग्रंथि के अंदर किसका निर्माण होता है, आपकी WBC का निर्माण होता है। तो दो बात, पहला हो गया कि इनकी संख्या क्या होती है, इनका निर्माण स्थल क्या है, पीली अस्थि मज्जा या थाइमस ग्रंथि होती है। तीसरा दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो इनके कार्य के बारे में यदि आपको बात करनी है तो हम बोलेंगे कि हमारे शरीर में जो प्रथम पंक्ति होती है, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति के रूप में ये कार्य करती है, मतलब हमें रोगों से बचाती हैं। ध्यान रखना, आप सामान्य भाषा में बोल सकते हो कि WBC जो है ये रोगों से बचाती है हमें, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, रोगों से बचाती है। और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह रक्षा की प्रथम या प्रथम सैनिक के रूप में बोल सकते हो कि प्रथम सैनिक पंक्ति के रूप में यह कार्य करती है, प्रथम सैनिक पंक्ति के रूप में यह कार्य करती है, प्रथम सैनिक पंक्ति के रूप में यह क्या करती है, कार्य करती है। तो ये हुआ WBC के बारे में एक सामान्य परिचय कि WBC की संख्या कितनी होती है, 6000 से 10,000 प्रति mm³ होती है। दूसरी बात, इनका निर्माण स्थल क्या होता है, पीली अस्थि मज्जा या थाइमस ग्रंथि होती है। तीसरी बात दोस्तों, कार्य क्या होता है, ये रोगों से बचाती है। और जो हमारी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसमें जो प्रथम पंक्ति जो होती है या सैनिकों की जो प्रथम पंक्ति होती है उसमें किसका कार्य करती है, ये प्रथम पंक्ति के रूप में ही आगे रोगों से लड़ती है, जो भी कीटाणु होते हैं हानिकारक उनको मार देती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। आप ऐसा लिख सकते हो, एंटीबॉडी जो है इसका हमारे शरीर में निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो WBC है इसके टाइप्स कितने होते हैं, कहीं ना कहीं इसके प्रकार भी होंगे दोस्तों। तो WBC के जो सामान्य जो प्रकार होते हैं वो WBC की हम बात करेंगे अभी कि WBC जो होती है इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो कणिका में युक्त होती है, ये ग्रेनुलोसाइट के रूप में होती है, और एक ग्रेनुलोसाइट के रूप में होती है, जिनकी हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सामान्य परिचय आपको याद रखना है ये वाला कि संख्या क्या है, निर्माण स्थल क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलते दोस्तों अगले बिंदु की ओर। WBC जो है ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यदि WBC दो प्रकार की है तो कौन कौन से इसके दो प्रकार हैं, देखिए। एक तो होता है कणिका में युक्त या कणिका में WBC, इसको आप बोल सकते हो कणिका में युक्त WBC, श्वेताणु भी बोल सकते हैं, जिनकी मात्रा संख्या में कितनी होती है, 65% होती है। और यदि हम दूसरी की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आती है एक कणिका में युक्त WBC, मतलब एक ग्रेनुलोसाइट, इसकी संख्या लगभग 35% होती है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्रेनुलोसाइट जो होती है WBC, इसकी संख्या 65% है, और एक ग्रेनुलोसाइट जो है WBC में इसकी संख्या 35% है। तो इन दोनों की बात यदि हम लोग करते हैं तो इसमें अब आपको याद रखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ग्रेनुलोसाइट होती है इसकी जो संख्या होती है ये 3 भागों के अंदर होती है। ध्यान रखना, इसकी जो संख्या है ये 3 भागों में बटी हुई होती है, जबकि जो आपकी एक कणिका में युक्त WBC है, एक ग्रेनुलोसाइट जो WBC है, इसकी संख्या केवल कितनी होती है, इसकी संख्या है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। अब इस 3 भागों में हम लोग यहाँ बात करेंगे इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और आपका एक आएगा बेसोफिल, जबकि हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट और एक आपका आएगा मोनोसाइट। इनकी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अब 1 बाय 1। पहले हम लोग कणिका में युक्त या कणिका में WBC या ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये देखिए, अब आपके सामने है कणिका में युक्त WBC जो हमारे शरीर में लगभग 65% भाग इसका अवेलेबल होता है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्या देखिए। तो पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल और तीसरे नंबर पे कौन आती है आपकी इयोसिनोफिल। ये जो न्यूट्रोफिल जो होती है दोस्तों ध्यान से सुनना, ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। जो हमारे शरीर में हानिकारक जो रोगाणु होते हैं तो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करती है, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य। क्योंकि आप यदि बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी सारी बातें,
लेकिन पेपर के टाइम पे जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि पहली बात यह है कि न्यूट्रोफिल जो होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करने का या भक्षण करने का, खाने का कार्य करती है। तो रोगाणुओं को नष्ट करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है दोस्तों? रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य आपकी न्यूट्रोफिल करती है। जबकि बेसोफिल जो होती है ये हमारे शरीर में, बेसोफिल और इयोसिनोफिल जो होते हैं, यदि हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, तो उस समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एलर्जी संबंधित जो रोग हैं या एलर्जी जो होती है उनको बचाती है, क्योंकि एलर्जी के समय इनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखना, बेसोफिल के बारे में और इयोसिनोफिल के बारे में मैं लिख रहा हूं कि हमारे शरीर में एलर्जी या संक्रमण होने पर, एलर्जी या इन्फेक्शन, संक्रमण होने पर इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो संक्रमण या एलर्जी से हमें क्या करती है? बचाती है। एलर्जी से हमें बचाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल रोगाणुओं को क्या करती है? नष्ट करती है। जबकि बेसोफिल और इयोसिनोफिल जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी संबंधित समस्या बढ़ती है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये कहीं ना कहीं हमें ऐसी एलर्जियों से भी बचाने का कार्य करती है। दोस्तों यदि हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल जो होता है वास्तव में अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो कौन होता है? यदि आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो ध्यान रखना वो कौन है? न्यूट्रोफिल है। सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। ये हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन है? तो आपको आंसर करना है न्यूट्रोफिल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रेनुलोसाइट या कणिका में युक्त जो WBC है इनकी बात हम लोगों ने की है। तो कि इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल होती है। क्वेश्चन मर्ज होके आता है कैसे कि बताइए बेसोफिल और इयोसिनोफिल का कार्य क्या होता है? संक्रमण और एलर्जी से ये हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। दूसरा, न्यूट्रोफिल का कार्य क्या करती है? न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है? तो ये रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करती है, रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। क्योंकि आगे मैं आपको अभी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बताऊंगा। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों एक साथ कार्य करती है, दोनों का कार्य एक जैसा ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले बिंदु की ओर। यहां से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको समझा दिए। अगला बिंदु देखिए, अगला टॉपिक हमारे सामने अब एग्रेनुलोसाइट के बारे में है। क्या है? इधर आपको समझ में आएगा अभी कि ये जो एग कणिका में युक्त जो WBC है इनकी संख्या 35% होती है और ये दो भागों के अंदर होती है। एक का नाम होता है मोनोसाइट दोस्तों और एक का नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? एक का नाम मोनोसाइट होता है और एक का नाम क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। दोस्तों ये जो मोनोसाइट जो होती है, क्वेश्चन यहां से दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहली बात, हमारे शरीर में सबसे बड़ी WBC कौन होती है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो WBC है उसका नाम मोनोसाइट होता है। सबसे बड़ी WBC कौन है हमारे शरीर में? वो मोनोसाइट है। जबकि सबसे छोटी जो WBC है, सबसे छोटी जो WBC है उसका नाम क्या है दोस्तों? सबसे छोटी जो WBC है उसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। तो सबसे बड़ी WBC यदि मोनोसाइट है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि WBC में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ये सुन लीजिए आप कि WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है और केंद्रक के आधार पर ही हम ये सारी संरचनाएं पढ़ रहे हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पेपर में आता है कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। जबकि RBC में कहीं पाया जा रहा था, कहीं नहीं पाया जा रहा था। मैंने कहा लामा और ऊंट के अंदर पाया जाता था, लेकिन यहां तो सभी में पाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी WBC तो केंद्रक भी क्या होगा? यहाँ सबसे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट और सबसे छोटी WBC कौन होती है? लिम्फोसाइट होती है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो मोनोसाइट जो होती है, तो मैंने कहा था ना कि ये रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में काम करती है। तो वहां आपका मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों साथ साथ कार्य करते हैं और रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो ध्यान रखना, मोनोसाइट भी क्या करती है? मोनोसाइट रोगाणुओं का जो आपके हानिकारक जो रोगाणु होते हैं, तो मोनोसाइट रोगाणुओं को या रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है
यदि ये भक्षण कर रही है तो रोगाणुओं को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। और यही कार्य किसका था, न्यूट्रोफिल का। तो दोनों एक साथ कंबाइंड होके भी एक पेपर में आ जाते हैं। जबकि जो लिम्फोसाइट होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो यहां आपको याद रखना है कि इस लिम्फोसाइट में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं T4 लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, T4 लिम्फोसाइट एक प्रकार है लिम्फोसाइट का। और ये T4 जो लिम्फोसाइट है इसका उपयोग या क्या करती है ये T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट एड्स के रोग में उपचार करती है या एड्स के रोग में सहायक होती है। एड्स के अंदर जो लिम्फोसाइट काम आती है एड्स के रोगाणुओं से लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं कौन होती है, T4 लिम्फोसाइट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे और जहां तक क्वेश्चन जो बनेगा इन पॉइंट से बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है ना। हम लोगों ने बोला कि आरबीसी जो होती है नाम से पता चल रहा है कि लाल रंग का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया होगा। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, किसी भी प्रकार के वर्णक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसी होती है, रंगहीन, रंगहीन तो इसको नहीं बोल सकते, श्वेत कलर की होती है। तो डब्ल्यूबीसी श्वेत कलर की होती है जबकि आरबीसी लाल रंग की होती है क्योंकि वहां हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है जो एक श्वसन वर्णक होता है। उसका खुद का रंग बैंगनी होता है, कैसा होता है, बैंगनी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में ये आता है ये लाल रंग के अंदर रुधिर को कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। अब दोस्तों मैं यहां आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स यहां लिखवा देता हूं। क्या कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके मैं बारे में आपको अभी लिखवाने वाला हूं। यहाँ कहाँ, इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और आपको इनको नोट करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में डिस्कस किया। कुछ पॉइंट्स जो कॉमन है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में जो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने देंगे इस पॉइंट्स में। क्या, देखिए वास्तव में ये जो डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी है, इन दोनों के जीवन काल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन में आपको बता चुका हूं, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको चाहते हो तो मैं लिख देता हूं कि डब्ल्यूबीसी जो है इसका जो जीवन काल होता है ये 2 से 5 दिन होता है, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स ज्यादा आप याद रखना ये पूछ लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। जबकि जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, ये आपको याद रखना है। एक कौन सा याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारियों के अंदर। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। इसके अलावा और क्या याद रखना है, जो हम लोगों ने बोला कि जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती है इसमें रंग का फर्क होता है। आरबीसी लाल रंग की होती है हीमोग्लोबिन की वजह से, जबकि डब्ल्यूबीसी श्वेत रंग की होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। ये सामान्य पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। और लिम्फोसाइट में मैंने आपको बताया था एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में भी एक T4 लिम्फोसाइट्स होती है, क्योंकि जब एड्स रोग होता है तो कहीं ना कहीं यह T4 लिम्फोसाइट की जो संख्या है उसको प्रभावित करता है। क्योंकि एड्स होता क्या है, आदमी के जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, इम्यून जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी डब्ल्यूबीसी को भी इफेक्ट करेगा। और डब्ल्यूबीसी में किसको इफेक्ट करता है, तो T4 लिम्फोसाइट को ये इफेक्ट करता है, जो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि एड्स का जब कोई रोग हो जाता है तो एड्स में लड़ने में सहायता तो करता है, लेकिन ये उससे लड़ नहीं पाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जाता है और आपके अंदर वो रोगाणु जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी को नष्ट करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है जो मैं आपको नहीं बता पाया कि जो एड्स है, वास्तव में जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगा, जब मानव के अंदर होने वाले रोगों की हम लोग बात करेंगे तो उसमें एक नाम आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको आप बोल सकते हो। ये एड्स का फुल फॉर्म था। और ये एड्स रोग कैसे होता है, जब कोई भी
असंक्रमित यदि का आप कोई सुई वगैरह जो नीडल्स होती है उनका यूज कर लेते हो तो तब भी आपको एड्स हो सकता है। असंक्रमित यौन संबंध से भी क्या हो जाता है, आपका एड्स हो जाता है। इन सभी लक्षणों के बारे में हम डिजीज के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये हम लोग केवल WBC और RBC के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आगे देखिए, हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अब हम लोगों ने WBC और RBC के बारे में पढ़ा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इस रुधिर कणिकाओं में अगला नंबर आता है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं क्या कि जब WBC की संख्या हमारे शरीर में लगातार बढ़ती जाती है, जब हमारे शरीर में WBC की संख्या लगातार बढ़ रही है तो हम एक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और यदि आप एक रोग से पीड़ित होते हो तो उस रोग को बोलते हैं ल्यूकेमिया या रुधिर कैंसर। क्या बोलते हैं उसको? रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर उसको बोला जाता है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है दोस्तों, तो जब WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में या बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। तो WBC की संख्या का अनियमित रूप से बढ़ना। तो दोस्तों अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तव में ये रुधिर कैंसर क्या होता है या ल्यूकेमिया क्या होता है। तो जब हमारे शरीर में WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती जाती है, जब अनियमित रूप से WBC का हमारे शरीर के अंदर मात्रा बढ़ रही है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है रुधिर कैंसर। क्या नाम होता है? रुधिर कैंसर। तो WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स का अनियमित रूप से रक्त में बढ़ना, यहाँ आप बोल सकते हो कि जब हमारे ब्लड के अंदर, जब हमारे रक्त में या खून में WBC की अनियमित संख्या हो जाती है, अनियमित संख्या, तो अनियमित संख्या को क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया या ल्यूकोपेनिया भी इसको बोल देते हैं हम लोग। पता आपको याद क्या रखना है? ल्यूकेमिया के नाम से याद रखना है कि WBC की संख्या का अनियमित रूप से बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर कैंसर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं, तो ये ल्यूकेमिया याद रखना है। अगला देखिए, अब आपके सामने है अगला बिंदु, ल्यूकोपीनिया। वास्तव में ल्यूकोपीनिया क्या होता है इसके बारे में आप सुन लीजिए। ये जो ल्यूकोपीनिया होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी WBC है, इस WBC की संख्या में असामान्य रूप से क्या होती है? कमी होती है। WBC की संख्या में लगातार या असामान्य रूप से कमी होती है, और इस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य रूप से कमी होती है, और इस कमी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। तो एक तो था ल्यूकेमिया और एक है ल्यूकोपीनिया। यदि हमारे शरीर में WBC की संख्या में कमी हो रही है तो ल्यूकोपीनिया, और संख्या में यदि लगातार वृद्धि हो रही है जिससे ब्लड कैंसर बनता है तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके सामने है दोस्तों, फेगोसाइट, या इसके बारे में आपको समझना है। एक तो होता है फेगोसाइट और एक होता है पिनोसाइट। ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, WBC से रिलेटेड रही है। एक तो होता है फेगोसाइट और एक क्या होता है? पिनोसाइट। दोस्तों जो फेगोसाइट जो होता है, इसमें क्या होता है कि भाई WBC का कार्य क्या होती है कि ये रोगाणु जो होते हैं हानिकारक, जो आपके जो भी वायरस है, जो भी कीटाणु हैं, उनको मारती हैं। तो यहाँ यदि पेपर में आ जाए कि यदि कोई रोगाणु इस प्रकार से है कि वो ठोस कणों के रूप में मौजूद है, तो जो ठोस कणों के रूप में जो रोगाणु मौजूद होते हैं, ठोस कणों के रूप में मौजूद रोगाणुओं का भक्षण, ठोस कणों के रूप में रोगाणुओं का भक्षण क्या कहलाता है? फेगोसाइट कहलाता है। जबकि तरल पदार्थ के रूप में, मान लो कोई रोगाणु ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो तरल पदार्थ के रूप में यदि कोई रोगाणु है और उसका भक्षण किया जा रहा है या उसको खाया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों पिनोसाइट। क्या कहा जाता है? पिनोसाइट। तो एक तो फेगोसाइट होता है, एक पिनोसाइट होता है। ल्यूकोपेनिया, इसमें आपकी WBC अनियमित रूप से क्या होती है? कमी होती है। वापस लिख देता हूं मैं, WBC की संख्या में अनियमित रूप से क्या होना? कमी होना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, फेगोसाइट और पिनोसाइट, ये सभी टर्म किससे रिलेटेड है? WBC से। आइए अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके सामने दोस्तों, अब हम यह डिस्कस करने वाले हैं
तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर कणिकाओं की, हम लोग बात कर रहे थे। इसमें नंबर आ रहा है किसका? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से आपसे जो सामान्य क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आपको पता है क्या, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो किससे बनता है? संख्या से बनता है। तो संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से। कितनी होती है? 1.5 लाख से और 4.5 लाख प्रति mm³ इनकी संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका जीवन काल, इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है। तो ध्यान रखना इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? इनका जीवन काल लगभग आप बोल सकते हो 10 से 12 दिन, काफ़ी जगह 10 से 13 दिन भी आपको देखने को मिलेगा। 10 से 12 दिन या 10 से 13 दिन क्या होता है? इनका जीवन काल होता है। तीसरी बात, इनका निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा की आप बोल सकते हो कि इनका निर्माण अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है। मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है। मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो प्लेटलेट्स होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स जो होती है दोस्तों इसमें जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, प्लेटलेट्स की जो अधिकता होती है, यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स की जो अधिकता है उस अधिकता को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, अधिकता को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेंगू रोग होने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डेंगू रोग यदि किसी को हो जाता है, डेंगू बुखार किसी को यदि हो जाता है तो इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है? इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है और इस कमी को ही हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। कमी होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या पेनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि वास्तव में यदि डेंगू रोग होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दूसरी बात, ये जो प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में जो अधिकता है उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स के निर्माण प्लेटलेट, पट्टिकाणु, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट इसको कहा जाता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु में जो पहला बिंदु है दोस्तों वो आपके सामने लिखा हुआ है कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड जो होता है मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है? बोन्स के अंदर पाया जाता है, अस्थियों के अंदर ये पाया जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो जितने भी अस्थि हैं, ऊतक हैं, ये कहीं ना कहीं आपके क्या है? सभी की सभी एक तरल संयोजी ऊतक के आप इनको संयोजी ऊतक आप बोल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्लियर करना है, क्योंकि पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसा होगा कि रुधिर होता है, तो रुधिर एक तरल संयोजी क्या है? ऊतक है। तो दूसरी बात सुनिए, तो ये बात आपको क्लियर है कि जो आपका जो ब्लड होता है वो क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरी बात आपके सामने है क्या? देखिए, एक स्वस्थ वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें रुधिर की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है? देखिए कि एक व्यक्ति के कुल भार का लगभग 7 से या 7.5 से 8% क्या होता है? रुधिर हमारे शरीर के अंदर होता है। तो रुधिर हमारे शरीर के अंदर कुल भार का कितना परसेंट होता है? 7.5 से 8% लगभग, ये आपको याद रखना है। अगला बिंदु आपके सामने क्या है? देखिए, रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मीजोडर्म जनन स्तर से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मीजोडर्म क्या है? एक लेवल है, एक स्तर की बात कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी अलग अलग क्या होती हैं? अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे बाहर की मान लीजिए कोई कोशिका की हम बात करें तो कोशिका के अंदर जैसे कोशिका झिल्ली होती है, उसी प्रकार यदि ये भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण क्या होता है? पहले तो ये सुन लीजिए, जब माँ के
गर्भ के अंदर जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, बच्चे का जब निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो 3 महीने तक की जो स्थिति होती है दोस्तों, उसको तो बोला जाता है भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। और 3 महीने के बाद की जो स्थिति होती है और 9वें महीने तक जो जाता है उसको बोलते हैं गर्भ। क्या बोलते हैं? फेटस, उसको गर्भ उसको बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वह भ्रूण के मीजोडर्म वाले जनन स्तर से होती है। किससे होती है? मीजोडर्म जनन स्तर से होती है, क्योंकि एक तो होता है एंडोडर्म और एक होता है एक्सोडर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें से मध्य वाली जो परत होती है उसका नाम होता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जनन स्तर से क्या होती है? रुधिर की उत्पत्ति होती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला देखिए, रुधिर का जो पीएच वैल्यू होता है, ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार तो मैंने देख लिया कि हर एग्जाम के, मतलब किसी न किसी एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है, क्योंकि पीएच वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता रुधिर के में, क्योंकि रुधिर की वैल्यू, यदि रुधिर की पीएच वैल्यू में परिवर्तन हो गया तो जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है, जो कि आपको मालूम है कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो ये क्या है? एक दुर्बल क्षारीय है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा बढ़ता है, अधिकतम यदि 14 आता है तो वो प्रबल हो जाता है, लेकिन 7 से पहले सभी क्या होते हैं? लगभग दुर्बल होते हैं। तो 7.4 एक एल्कालाइन जो है दुर्बल क्षारीय होता है। अतः यह लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि क्षार क्या करते हैं? क्षार जो होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लिटमस पेपर को चेंज कर देगा। अगला पॉइंट आपके सामने है कि रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि यही लाल रंग किसके अंदर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो खुद कैसा होता है? बैंगनी रंग का। लेकिन श्वसन की वजह से जब इसमें ऑक्सीजन मिलती है तो कहीं ना कहीं इसका रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो रुधिर लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन भी लाल रंग का होता है, और आपकी जो आरबीसी है वो भी कैसी होती है? लाल रंग की होती है। यही कारण मैंने आरबीसी भी बताया था आपको। अगला पॉइंट आपके सामने है क्या, कि हीमोग्लोबिन जो होती है ये एक जटिल प्रोटीन होती है जिसके 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है हीम या हीमेटिन और एक होता है इसमें ग्लोबिन। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने है पहला भाग हीम या हीमेटिन भाग, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है ग्लोबिन भाग। इसके बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ये जो दोस्तों ये हीम या हीमेटिन जो भाग होता है, इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे कहीं ना कहीं आयरन के ऊपर निर्भर करता है। लोहे तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है, कौन? आयरन। और किस अवस्था में होता है ये आपको याद रखना है, ये Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। तो पेपर में आता है कि हमारे शरीर में जो आयरन होता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? Fe+2 फेरस अवस्था में ये पाया जाता है। जबकि जो ग्लोबिन भाग जो होता है ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में प्रोटीन जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, एक तो होता है हीम या हीमेटिन भाग और एक होता है ग्लोबिन भाग। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ हीम और हीमेटिन या ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि किस प्रकार से इसमें तो फेरस या आयरन तत्व पाया जाता है, और अब हम लोग ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन क्वेश्चन क्या बनते हैं, अब सुनना दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन का भाग होता है। लेकिन जब हमारे हीमोग्लोबिन में, देखो सुनना पहली बात, जब हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसको बोला जाता है हीमो ऑक्सीग्लोबिन, या तो इसको ऐसे बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं? या तो ऑक्सीग्लोबिन बोल दो या हीमो ऑक्सीग्लोबिन बोल देते हैं। मतलब यदि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल गई, यदि ऑक्सीजन मिल जाती है तो जो रुधिर होगा वो कैसा हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर उसको आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ आप शुद्ध रुधिर इसका नाम दे सकते हो, शुद्ध रुधिर या हीमो ऑक्सीग्लोबिन इसको नाम दिया जा सकता है। लेकिन अब होता क्या, काफी बार कि कुछ लोग, आपने एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि रात को एक कमरा है वो बिल्कुल बंद कर लिया और उसके अंदर कोई भी चिमनी या अंगीठी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको जलाकर सो जाते हैं लोग। तो होता क्या है, चिमनी जब जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से सुनना, जब चिमनी जलती है, मान लीजिए ये हमारे सामने एक चिमनी है दोस्तों, और ये एक लौ के साथ क्या कर रही है? जल रही है। तो जब ये जलेगी रात को, मान लीजिए ये कि बंद कमरा है और इस कमरे के अंदर जलेगी, तो इस कमरे में कौन सी गैस अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी? तो उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके अंदर कौन सो रहा है? इसके अंदर कोई व्यक्ति जो है ये लेटा हुआ है,
ये क्या कर रहा है, इसके अंदर लेटा हुआ है। तो ये व्यक्ति इसके अंदर लेटा हुआ है, तो हीमो जो ये जो इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसकी लंग्स के थ्रू या सॉरी आप ऐसा बोल सकते हो जब ये श्वसन क्रिया करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी, इसके ब्लड के अंदर घूमेगी या ब्लड के अंदर जाके मिलेगी। और ब्लड में कौन पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन। तो जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है, क्रिया करता है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या कि ये यहां से एक जहरीली गैस या एक जहरीले उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ जो आपका रुधिर है, ध्यान रखना, इसको आप बोल सकते हो, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसका नाम दे सकते हो, क्योंकि काफी बार हम लोग एक एग्जांपल और सुनते हैं यहाँ कि कभी रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पेड़ों के नीचे इकट्ठी हो जाती है। हाँ, तो यदि आपका ये पूछ लिया जाए या तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करती है या CO2 के साथ क्रिया करती है, तो इनको कहीं ना कहीं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद का ये निर्माण कर लेते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उत्पाद का निर्माण करने की वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद इसका निर्माण करने की वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति की हमारे, क्योंकि रुधिर में जहरीली गैस घुल गई, अब जहरीली गैस घुलने से क्या होगा कि दम घुटने की वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पहली बात, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हीमेटिन या इस हीमोग्लोबिन का पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके सामने है, क्या देखिए, अब आपके सामने कि हमारे शरीर में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ये ना तो ये पूछे कि पुरुष, ना ये पूछे महिला, ना ये पूछे बच्चे, तो नॉर्मल पूछे कि सामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखना, लगभग 12 से 17 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब इतनी मात्रा हमारे शरीर में किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की होती है। और ये यदि हम लोग, ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन यदि हम लोग किसी अमेरिका जैसे किसी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो वहां ये 100 ml की जगह दोस्तों लिखा हुआ मिलता है 12 से मान लीजिए 17 ग्राम पर DL। क्या लिखा मिलेगा, DL, डेसीलीटर। और 1 डेसीलीटर इक्वल कितना होता है, 100 ml के बराबर होता है। ये बात आपको याद रख, DL का मतलब होता है डेसीलीटर, तो ये लिखा हुआ मिलता है। अब देखो दूसरी बात, मैं यहाँ आपको बच्चों में कितनी होती है और पुरुषों में कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है, मेल फीमेल एंड चाइल्ड, इनकी बात हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए, पुरुष की बात करते हैं तो लगभग, एक बार सारे में लिख देता हूं, पुरुष, महिला और बच्चे, इन तीनों की हम बात करते हैं। तो इनमें सर्वाधिक जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो किसमें होती है, बच्चों में होती है। लगभग कितनी, आप यहाँ बोल सकते हो कि लगभग 14 से 18 ग्राम के बीच में, 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में दोस्तों 12 से 14 ग्राम होती है, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। और यदि हम लोग बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ये बात आपको याद रखनी है कि किसमें कितनी मात्रा अवेलेबल होती है, कितनी मात्रा उपस्थित होती है। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके सामने है, हीमोग्लोबिनोमीटर क्या होता है, कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, उस हीमोग्लोबिन की मात्रा को नापने के लिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेजर करने के लिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है। और उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिनोमीटर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला नाम देखें, अगला पॉइंट देखें दोस्तों, साइथेमिया। क्या नाम है, साइथेमिया। क्योंकि जो साइथेमिया का मतलब होता है कि जो ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साइथेमिया कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं कुछ एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा जो एसएससी में या अन्य किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या कि जो ये आपका जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती है,
उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको पता है कि हमारे शरीर में छोटी छोटी नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो इनका नाम होता है, इनको हम लोग या तो सिराएं बोल देते हैं या धमनियां बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका धमनियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनियां हो जाएगा। तो आपको यहाँ जो टिक करना है वो क्या हो जाएगा? धमनियां। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं? देखिए किस प्रकार से प्रश्न आता है। आपसे पूछेगा कि बताइए आरबीसी का, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अब आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में दे दिया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपके ऑप्शन में मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए मिलेगा यहाँ 120 दिन, ऑप्शन बी मिलेगा यहाँ 60 दिन, ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको 80 दिन और ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको दोस्तों 90 दिन। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो आपको मालूम है कितना हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो कि आरबीसी, जो आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया था, एरिथ्रोसाइटोसिस बोल दो, या आपको एक नाम पता है कि इसके आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपसे डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पूछ सकता है कि इनका उत्पत्ति स्थल क्या है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन जिसे हम HB के नाम से लिख रहे थे, तो ये कहाँ पाया जाता है। पहली बात हम लोग बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रुधिर में पाया जाता है, लेकिन रुधिर में यदि पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का हिस्सा है, तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन जो वर्णक है वो नहीं पाया जाता। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? आरबीसी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आरबीसी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ आपको दोस्तों समझा देता हूँ। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है, मान लीजिए आपको 90 से 92%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 80%, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 70 से 80% और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताइए इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि प्लाज्मा जो होता है इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है, और जल की जो मात्रा होती है वो 90 से 92% होती है। कितनी होती है? 90 से 92% होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि बताइए निम्न में से किस युग्म के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस जितनी हम लोग करेंगे तो वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन, ये जो सेशन था ब्लड के बारे में कि किस प्रकार से हमें परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना है, वो मैंने यहाँ आपको समझाया। आइए इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस हमारे यहाँ खत्म होते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।